तेरी मेरी मोहब्बत भाग 2। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कोमल भी बेड पर धीरे धीरे अपने कदम पीछे करते हुए पीछे की तरफ जा रही थी और उसे भी देख रही थी। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ और प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन कबीर को जैसे कोमल की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह झट से कोमल के पैरों को खींच करके उसके ऊपर आ जाता है। उसके गालों को पकड़ करके उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए बोला अपनी नफ़रत भरी आवाज़ में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और वह भी अभी इसी वक्त। और फिर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ वह भी बेड पर गया और कहने लगा कि मुझे अभी के अभी मेरी ख्वाहिश पूरी करो। यह कह करके कबीर अपने हाथों को उसके हाथों पर रख दिया और उसे किस करते हुए उसके होठों को काटने लगा। और इधर कोमल अपने छोटे छोटे हाथों से कबीर को मारते हुए खुद को कबीर से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कबीर कोमल को किस करते हुए ही कोमल के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा देता है और कुछ ही देर में कबीर और कोमल के सारे कपड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े थे और कोमल की रोने और सिसकने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन कबीर ने उस पर कोई भी रहम नहीं खाई और फिर कोमल कुछ ही देर में दर्द न सहन करने की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन कबीर फिर भी नहीं रुका और पूरी रात उसके साथ भूखे भेड़ियों की तरह नोचता रहा और सुबह के 6 बजे थक जाने की वजह से कोमल को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। उधर जानवी और अनिरुद्ध के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिरुद्ध जब जानवी का हाथ पकड़े हुए था तो जानवी बहुत रोने लगी थी। वह जानवी का चेहरा देखकर उस पर प्यार आने लगा था और उसके हाथों को जो कसकर पकड़ा हुआ था उसे छोड़ देता है और चुपचाप से सोफे पर जाकर सो जाता है। यह देखकर जानवी भी चुप हो जाती है और वह वहीं बेड पर ही लगकर खुद में ही सिमट कर सो जाती है। यह देखकर अनिरुद्ध पूरी तरह से अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी सोफे पर से ही कहने लगा, जानवी तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं गलत करूँगा और ना ही होने दूँगा। और वह खुद से ही वादा करता है, मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अगली सुबह जानवी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आँखें खोलती है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था कि तभी उसकी नज़र अपनी बगल में सो रहे अनिरुद्ध पर जाती है। उसे देखते ही जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर सोचने लगती है यह तो सोफे पर सो रहा था, फिर यह बेड पर कैसे? तभी उसे एहसास होता है कि वह क्या देख रही है, जिससे कि उसकी बची खुची नींद भी उड़ जाती है। फिर जानवी अपने सर को झटक देती है, यह सिर्फ मेरा एक सपना हो सकता है। और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाने लगती है और फिर अपने हाथों को उसके गाल पर रख देती है। तब उसे एहसास होता है कि यह अनिरुद्ध सपना नहीं हकीकत है, जिसे उसकी सांसें तो जैसे रुक सी गई हो कि तभी वह अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगती है कल रात के बारे में। तब तक जाकर उसे हल्का हल्का कुछ याद आने लगा था कि वही थी जो अनिरुद्ध को ज़बरदस्ती किस कर रही थी। अनिरुद्ध ने तो उसे बार बार कमरे से बाहर जाने को कह रहा था। यह याद कर जानवी की तो दिल की धड़कनें बहुत काफ़ी तेज़ चलने लगी थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं अनिरुद्ध जब उठेगा तो उसका क्या हाल करेगा। और फिर जानवी धीरे से उठती है कि तभी अपने पैरों में दर्द की वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वह दोबारा बेड पर बैठ जाती है। और फिर जानवी अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड के सहारे खड़ी हो जाती है। इतने में ही अनिरुद्ध हिलने लगा था, जैसे कि बेड के हिलने से वह भी उठने ही वाला था। यह देख करके जानवी फ़ौरन से वॉशरूम में चली जाती है, खुद को आईने के सामने खड़ी कर देती है तो उसकी पूरी बॉडी लाल निशान बन चुके थे, जो कि अनिरुद्ध उसे जोर से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था उसका निशान था। फिर जानवी शावर ऑन करके दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सोचने लगती है कि अब अनिरुद्ध उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें उसकी भी गलती है, क्योंकि उसे पता था कि अनिरुद्ध अब उससे प्यार नहीं करता है। फिर भी वह कैसे उसके करीब जा सकती थी? वह क्यों उस वक्त नहीं गई जब उसने अपने कमरे से अनिरुद्ध को देखी थी? और फिर उसे वह दिन याद आने लगा था
जब उसे अनिरुद्ध ने प्रपोज किया था, लेकिन जानवी ने सबके सामने उसके मुंह पर ना कह दिया था, उसका अपमान कर दी थी और उसका सर से भारी होने लगा था। शावर के नीचे जानवी अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करे जा रही थी कि तभी उसे वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है, जिससे जानवी अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है तो अंदर तक सहम जाती है और फिर अपने खुले हुए बालों को अपने हाथों से सामने करके गले को छुपाने लगती है। गनीमत यह था कि उसने अभी कपड़ा पहन रखा था, लेकिन फिर भी अपने बॉडी को अपने हाथों से कवर अप करने की कोशिश करती है, क्योंकि दरवाजे के सामने अनिरुद्ध खड़ा था जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखों में हद से ज़्यादा गुस्सा था और अभी उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वह अचानक वॉशरूम में आ गया था। अनिरुद्ध काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था और उसने महसूस किया कि वह तो सोफ़े पर सो रहा था। फिर वह इस वक्त बेड पर कैसे सो रहा हूँ? मैं शायद नशे की हालत में था, इसीलिए बेड पर आ गया क्या? और मुझे पता भी नहीं चला मैं बेड पर कैसे आ सकता हूँ? यह सोच कर के वह ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। उसका गुस्सा भी हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कैसे उसके मना करने के बावजूद भी वह उसके कमरे से बाहर नहीं जा रही थी और फिर उसे बगैर पूछे उसे किस भी करने लगी थी। यह सब सोचकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जिससे कि अनिरुद्ध जल्दी से खुद के ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुका था और वह वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ सुनकर के वह गुस्से से तिलमिला उठा था और वॉशरूम की तरफ चल पड़ा था और वह एक पल वक्त गंवाए ही जानवी को गुस्से से घूरा और उसके पास गया। जानवी के जबड़े को पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ दिया, लेकिन जानवी ने चाहकर भी उसका कोई भी विरोध नहीं की। वह चुप थी। जानवी की सांस अब तेज चलने लगी थी। अनिरुद्ध ने अब तक कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर उसे पीछे से ही अपने दूसरे हाथों से जानवी की गर्दन पकड़ ली और दीवार की तरफ धकेल दिया। अनिरुद्ध इस वक्त गुस्से में था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके इस हरकत से जानवी को कितना दर्द हुआ होगा। जानवी दर्द से कराह रही थी, फिर भी वह अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। इससे पहले कि जानवी अपने सांसों को कंट्रोल कर पाए कि अनिरुद्ध उसके हाथों को और ज़ोर से मरोड़ते हुए कहा, जानवी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस कदर गिर सकती हो। अपनी सारी भूख मिटाने के लिए तुम मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दोगी। यह बोलकर अनिरुद्ध एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे वॉशरूम में अगले कुछ पल के लिए खामोशी ही हो गई थी। खामोशी को तोड़ते हुए अनिरुद्ध एक बार फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा करोगी मेरे साथ। जिसको याद करके अनिरुद्ध ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे ही पल जानवी का जोर से चेहरा अपनी तरफ घुमाया, उसकी आंखों में अपनी आंखों से मिलाते हुए देखा, जैसे कि वह उसकी आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। जानवी इस वक्त उसे नज़र नहीं मिला पा रही थी, लेकिन अनिरुद्ध को उसकी आंखों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय खालीपन के। उसने अपनी बॉडी की भूख मिटाने के लिए यह सब किया है ना? अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़कर जोर से दबाते हुए अनिरुद्ध ने बोला, लेकिन जानवी अभी चुप रही। लेकिन उसकी बात सुनकर जानवी को अपने सीने में दर्द सा होता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। उसने अनिरुद्ध की कड़वी बातें अब सुनी नहीं जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू लगातार बहने लगे थे। अनिरुद्ध उसके आंसू देख करके और भी जोर से उसके मुंह को दबाते हुए बोला, यह अपने मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना मुझे नहीं। तभी तो मैं सोचूं कि तुम मुझे ज़बरदस्ती इस पार्टी में लेकर आई ही क्यों, अपने दोस्त का वास्ता देकर। और फिर दूसरे ही पल अपनी आंखें बंद कर लिया और फिर एक बार खोल कर बोला, तुम अपनी मकसद में कामयाब हो जो। बोलो। जानवी कुछ कहती क्यों नहीं। एक बार खोल कर बोला, तुम अपनी मकसद में कामयाब हो गई हो ना। बोलो जानवी, कुछ कहती क्यों नहीं हो। मुझे तुम्हारी यह खामोशी बहुत ज़्यादा ही खल रही है। अनिरुद्ध की कड़वी बातें जानवी को एकदम से तीर की तरह लग रही थी। अनिरुद्ध, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कुछ भी। इतना कहकर कि जानवी चुप हो जाती है। उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, वह भी न चाहते हुए बोल रही थी, मैं तो यहाँ तो बस गलती से आ गई। अनिरुद्ध जानवी की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है कि शायद उसकी आंखों में कुछ नज़र आए
और वह कुछ समझ पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वही उसकी आंखों में पढ़ने लगता है कि जानवी सच बोल रही है या झूठ, जिससे अनिरुद्ध की पकड़ जानवी के कलाई पर ढीली कर दी, जिससे कि वह जानवी से थोड़ा दूर हो जाता है और जानवी अनिरुद्ध को खुद से दूर होता देखकर उसकी आंखों में देखने लगती है। जानवी को एक पल के लिए लगता है कि शायद अनिरुद्ध ने उस पर भरोसा कर लिया है। यह सोचकर जानवी को अपने दिल में थोड़ी सी सुकून महसूस हुई कि तभी उसके कानों में अनिरुद्ध की हंसी गूंजी। तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो ना? सही कहा ना? ऐसा कहते हुए अनिरुद्ध एक पल के लिए मुस्कुराया। अगले ही पल दांत पीसते हुए बोला, वह जानवी पर फिर से चिल्लाते हुए, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या जानवी? मैं तुम्हारी इस झूठी बात पर यकीन करूँगा। एक सबूत चाहिए मुझे तुम्हारे खिलाफ, और अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया तो मैं तुम्हारी वह हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएंगी। यह कह करके अनिरुद्ध जानवी को धक्का दे देता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अनिरुद्ध कमरे में आकर अपने शर्ट उठाने लगता है। उसकी नज़र बेड पर जाती है, जो कि वहाँ पर जानवी के कुछ कपड़े पड़े हुए थे। उसको गुस्से में देख करके उसके कपड़े को फेंक देता है और कहता है, यह लड़की कभी सुधर नहीं सकती है। अनिरुद्ध अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। जानवी अनिरुद्ध के धक्के देने की वजह से वह वहीं वॉशरूम में ही गिर जाती है और अपना सर उठाकर एक बार भी नहीं देखती, जब तक कि उसे अपने कानों में वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होता हुआ सुनाई नहीं दिया। अपने सर को उठाकर दीवार पर लगा लेती है और फिर वह किसी सोच में डूब जाती है। लगभग 6 महीने पहले जब अनिरुद्ध फॉरेन से पढ़कर आया था, ओबेरॉय मैंसन जो पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे कि उसने मैंसन की खूबसूरती और भी बढ़ गया था। जानवी कार में बैठी खिड़कियों से उसे बड़े बंगले की चमक देख रही थी। वह यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन आज वह लगभग 1 साल बाद यहाँ आ रही थी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कार रुकते ही जानवी बाहर आई। वहाँ पर काला वर्दी पहनकर गार्ड उसका स्वागत कर रहे थे। जानवी और उसका पूरा परिवार उस मैंसन के अंदर जाने लगते हैं। जानवी को अंदर जाकर किसी महल में आने की फीलिंग्स हो रही थी कि तभी जानवी के पापा बोले, तुम दोनों मिसेज ओबेरॉय से मिलो। मैं तब तक से और भी लोगों से मिलने जा रहा हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट है मिलना। और वही मिस्टर ओबेरॉय से मिलने चले गए, जो कि पहले से ही कई बिजनेसमैन से घिरे हुए थे। मिसेज ओबेरॉय जो मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रही थी, वह जानवी को देख करके मिसेज ओबेरॉय उनकी तरफ बढ़ी। जानवी और कोमल जैसे ही अपने परिवार के साथ इस महल के अंदर आईं, वह कई बिजनेसमैन और राजनेता पार्टियों में आए हुए थे। वहाँ मौजूद सभी नौजवान लड़के कोमल को और जानवी को स्कैन करने लगे थे और उनकी खूबसूरती की बातें करने लगे थे। कई लड़कों ने उन दोनों में से बोला कौन सुंदर है, इस बारे में भी आपस में डिस्कस करने लगे थे। और वहीं सभी लोग बड़े ही बेसब्री से अनिरुद्ध का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध का कोई अता पता नहीं था। तभी मिसेज ओबेरॉय अपने पति मिस्टर जीवन ओबेरॉय से पूछने लगती हैं, अनिरुद्ध कहाँ है? अब तक तो आया क्यों नहीं? सारे मेहमान उसके बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर ओबेरॉय कहने लगे, वह आता ही होगा, मैंने पहले ही उसके दोस्त कबीर को उसे लाने के लिए भेज दिया था, अब शायद वह आता ही होगा। आप एक बार उसके कमरे में जाकर तो देख लो कि वह घर आया भी है या नहीं। मैं यहाँ मेहमानों को संभालता हूँ। इतना सुनते ही मिसेज ओबेरॉय अनिरुद्ध के कमरे में जाने के लिए ऊपर बढ़ी ही थी कि तभी उन्हें अपने पति जीवन ओबेरॉय की आवाज़ आती है, लीजिए आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो मिलिए मेरे बेटे अनिरुद्ध ओबेरॉय से। सबकी नज़र उस तरफ जाती है जहाँ पर अनिरुद्ध सफ़ेद और काले सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली नसीली आंखों में कोई भी डूबकर मरने को तैयार था। अनिरुद्ध इतना हैंडसम था कि वहाँ की कई लड़कियाँ उस पर मर मिटने को भी रेडी हो जाए। यही हाल जानवी का भी था, लेकिन अनिरुद्ध काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा था, जिससे उसके मम्मी और पापा अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। और अनिरुद्ध अपने मॉम और डैड को देखकर मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और अपने डैड के पास स्टेज पर चला जाता है। मिस्टर जीवन ओबेरॉय कहने लगे, मेरे प्यारे और आदरणीय अतिथि,
मैं आपकी बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप अपनी कीमती समय निकालकर मेरे बेटे की आने की खुशी में यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे आप सबको यह बताकर बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा बेटा नंबर 1 बिजनेस टाइकून का खिताब हासिल करके वापस इंडिया आया है और यहीं से अपना बिजनेस करेगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज मेरे बेटे को और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अमर ठाकुर की बेटी जानवी ठाकुर के साथ सगाई है। तो आज मेरे लिए दो खुशी की बात है। आगे पार्टी का आनंद ले और सगाई पार्टी वाइन का ग्लास आगे बढ़ाकर सभी लोग चीयर्स करने लगे थे। पर अनिरुद्ध को उससे बिना पूछे उसकी इंगेजमेंट फिक्स करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वह इस रिश्ते के लिए खुश नहीं था। वह अपने डैडी से बोला, आप इतनी जल्दी यह इंगेजमेंट फिक्स कर दिए, इसका मतलब? मिस्टर ओबेरॉय कहने लगे, बेटा जानवी बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दे दूं। क्या तुम्हें यह मेरी सरप्राइज़ अच्छी नहीं लगी? हम अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाह रहे हैं और वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही एक अच्छे दोस्त हो, तो इसमें क्या परेशानी है? क्या हम इस पार्टी के बाद डिस्कस नहीं कर सकते हैं? इतना कह करके मिस्टर ओबेरॉय वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यह सुनकर के अनिरुद्ध गुस्सा से तिलमिला उठा था और अपनी आंखें लाल किए हुए खुद पर ही गुस्सा करने लगा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों? आखिर मुझे पता होता तो मैं आता ही नहीं। इतने में ही जानवी उसके सामने आ जाती है। अनिरुद्ध जानवी को देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि जानवी इस वक्त बिल्कुल आग का गोला लग रही थी। मतलब ब्लू लहंगे में बहुत ही खूबसूरत कह ढा रही थी। अनिरुद्ध ने एक बार जानवी को ऊपर से नीचे देखा और इतने में ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की ने आखिर मुझे इंगेजमेंट करने के लिए हाँ करी तो करी क्यों? और वह वहाँ से तेज कदमों के साथ अंदर चला जाता है। इतना देख कर के जानवी हैरान नज़रों से देख रही थी कि इसे क्या हो गया। फिर वह अपना सर झटक देती है, यह सोच कर के कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। फिर कोमल के पास आकर के पार्टी एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर के बाद में जानवी कहती है, कोमल मैं जरा वॉशरूम में जाती हूँ। इतना कह कर के वह वहाँ से चली जाती है। अनिरुद्ध के मेंशन में वह पहले भी आ चुकी थी, इसीलिए वॉशरूम ढूंढने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वह जा रही होती है कि तभी एक हाथ उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। वह जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन दूसरे ही पल उसके मुंह पर भी किसी ने हाथ रख दिया और अपनी तरफ खींच करके अपने एक अंधेरे कमरे में लेकर गया। वह कमरा बिल्कुल अंधेरा था, बस चांद की रोशनी से ही थोड़ी बहुत रोशनी थी। वह उसे इंसान को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध होता है। वह कहने लगा, तुमने इंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों कहा? यह मुझे जानना है। तुम अभी के अभी जाकर के मेरे डैड से बोलो कि तुम्हें यह इंगेजमेंट नहीं करनी है। और हाँ, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने मना किया है। और हाँ, अभी के अभी जाकर बोलो मेरे डैड से। इतना कहकर के वह खुद से सिद्धार्थ दांत पीसते हुए कहने लगा, जाओ यहाँ से। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारों की तरह हो रखी थी। यह देख कर के जानवी सोच में पड़ गई कि आखिर इस इंसान को क्या हो गया, गुस्सा किस बात की है इसे इतना सुनकर के इसी तरह से हैरान हो गई थी। जानवी भी अब गुस्से में जाकर सभी लोगों के सामने ही अनिरुद्ध के डैड मिस्टर जीवन से बोल देती है कि मुझे इस एंगेजमेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर के वह वहां से भागकर मेंशन से बाहर चली जाती है। यह देख कर के अमर ठाकुर और कोमल दोनों ही चौंक गए थे। वह भी जानवी के पीछे पीछे जाने लगे थे। जब वह जानवी से इसका रीजन पूछने लगे तो वह पूरी तरह से चीख के चिल्लाने लगी थी और कहने लगी, जाकर उस खड़ूस गुस्सैल अनिरुद्ध से पूछो। उसी ने ही मुझे ज़बरदस्ती खुद से इंगेजमेंट तोड़ने का कहा कि जाकर के मेरे को बिना ब्लेम किए ही इंगेजमेंट तोड़ दो। इसमें तुम्हारी मर्जी है। तुमने इंगेजमेंट करने के लिए हाँ क्यों कहा? यह सुनकर के अमर ठाकुर पूरी तरह से बड़ी बड़ी आंखें करके वह बस जानवी को ही देखे जा रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध ऐसा भी कुछ बोल सकता है। और अमर ठाकुर अपने दोस्त विजय ओबेरॉय को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। इतना सुनकर के मिस्टर ओबेरॉय पूरी तरह से बौखला जाते हैं और अनिरुद्ध को बुलाकर कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपने को तोड़ने की? मुझे लगा कि उस लड़की में ही गलती है, वह सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकती है। लेकिन जानवी तो बिल्कुल सही है अपनी जगह। तुमने जानवी को मजबूर किया है इस इंगेजमेंट से मना करने को, इसीलिए वह बच्ची मान गई, वरना वह बच्ची तुमसे शादी करने
करने के लिए खुशी खुशी तैयार थी। वह अपने पापा के बात को कभी भी टाल नहीं सकती है, लेकिन तुम मना नहीं कर सकते हो। आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, समझे तुम? इतना सुनकर के मिसेज ओबेरॉय कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बेटा है, थोड़ी गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को बीते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन इस बात का खुन्नस आज भी अनिरुद्ध के दिल में है कि जानवी की वजह से आज उसके फैमिली में अनबन चलती है और वह जानवी को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। पर जानवी आज भी उसके ऑफिस में जॉब करती है और वह बस इंटरनल है और वह बस सीखने, नॉलेज गेन करने के लिए जाती है। और अब तो काफ़ी ट्रेंड भी हो गई है। जानवी को मिस्टर ओबेरॉय ने ही अपने ऑफिस में आने के लिए बोले थे, इसीलिए जानवी उनके ऑफिस में जाया करती थी। अनिरुद्ध के फैमिली में उसके पापा, मम्मी और उसके दादाजी थे। जानवी के फैमिली में जानवी, उसके पापा, उसकी दादी और कोमल, जानवी की माँ 10 साल पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। अचानक से उनका हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से वह इस दुनिया में अब नहीं है। यह सब सोच करके उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो उसके गालों से होते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फिर वह रोते हुए खुद से बोली, आखिर क्यों अनिरुद्ध, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? इसमें मेरी अकेले की तो गलती थी ही नहीं, इसमें तो मैं भी तो अपना सब कुछ खोया है। आखिर तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं यह सब प्लान कर रही हूँ? यह बोल करके जानवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ कमरा नंबर 103 में जब सुबह की रोशनी कोमल की आंखों पर पड़ती है तो जाकर के कोमल की आंखें खुलती है। तब जाकर के उसकी नज़र सीधे उसके बगल में सो रहे कबीर पर पड़ती है, जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर बहुत ही सुकून से सो रहा था। उसे इस तरह देखकर कोमल का खून खौल उठता है और उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगता है। रात का सब कुछ याद आते ही कोमल की आंखें फिर से भीग जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था कि उसे अपना सब कुछ खो दिया है और वह अपने घर वाले को क्या मुँह दिखलाएगी। उसकी दी उससे पूछेगी तो वह क्या जवाब देगी? और वह चाह कर भी अपने प्यार की नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जानवी अनिरुद्ध से एंगेजमेंट के लिए मना कर दी थी। तो कोमल की फीलिंग्स जागने लगी थी अनिरुद्ध के लिए, और वह अनिरुद्ध के लिए अलग ही फील करने लगी थी। यह सोच करके कोमल फूट कर रोने लगी थी, लेकिन इस हैवान के सामने खुद को कमज़ोर दिखाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह अपने आप पर कंट्रोल करती है और सीधे बिस्तर से उठने लगती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। लेकिन फिर पेन को कंट्रोल करते हुए वहाँ से वॉशरूम की ओर जाती है और फिर दरवाज़ा बंद करके अपने आप को शावर का पानी गिरने देती है। उसे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। उसे वक्त कोमल फिर अपने बॉडी पर निशानों को छुड़ाने लगती है जो कि उस लगे हुए थे। उसके मुंह से फिर से आह निकल जाती है। फिर कोमल शावर के नीचे सुकून से खड़ी रहती है और फिर वह उन निशानों को अपने हाथों से निकालने की कोशिश करती है। वह जोर जोर से उन निशानों को रगड़कर निकाल रही थी। वह अपना दर्द बर्दाश्त करने को कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वह यह दर्द तो बर्दाश्त कर लेती, पर उसकी आत्मा पर लगी हुई चोट को कौन बर्दाश्त करेगा। कुछ देर में वहाँ कुछ देर रोने के बाद थोड़ा हल्का महसूस करके खड़ी होती है और फिर अपने आंसू पोंछती है और कहने लगती है खुद से उसे, शैतान को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया और मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीन लूँगी। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सोचकर कोमल बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई फिर कोमल अपने कदम टेबल की ओर कर देती है और फिर टेबल के पास जाकर उसे टोकरी में से, जो कि फल की टोकरी में चाकू रखा हुआ था, वह चाकू लेकर अपने कदम बेड की ओर बढ़ाने लगी थी। बेड के पास पहुंचकर कोमल देखती है कि वह गंदा आदमी अपने पेट के बल लेटा हुआ था। तो कोमल अपनी आंखें बंद करके उस पर वार कर देती है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलती है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी आंखें खोले, क्योंकि आज से पहले वह कभी एक मच्छर तक नहीं मारी थी और आज वह जिंदा आदमी को मार दी कि तभी कोमल एक धमकी आवाज़ के साथ बिस्तर पर, और उसके ऊपर वह डेविल होता है। कोमल कबीर को अपने ऊपर देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसने तो उसे मार दिया था, तो फिर यह कैसे? और फिर उसे ध्यान से देखने लगती है तो उसका ध्यान उसके कंधे पर जाता है जहाँ से ब्लड अभी निकल रहा था। उसके ब्लड को देख करके कोमल एक पल के लिए डर जाती है और वह कहने लगी, सॉरी, मैं गुस्सा में इतना सब कुछ किया, मैं जानबूझकर नहीं की। और वह इतना तो कहते हुए पूरी तरह से कोमल इस वक्त डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन दूसरे ही पल वह सोचने लगती है इस डेविल के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उसकी आंखों में देख
देखने लगती है जो उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कोमल डर जाती है लेकिन अपने चेहरे पर डर जाहिर नहीं करती है। उसे अपनी एक हाथ से धक्का देने लगती है क्योंकि उसका दूसरा हाथ कबीर ने पकड़ा हुआ था, उस जिसमें चाकू था। कोमल उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह छोड़ता नहीं है। उसका पूरा भार कोमल के बॉडी पर था और वह छोटी सी बच्ची की तरह उसके सामने लग रही थी, लेकिन वह हट्टा कट्टा इंसान, वह कैसे उसे छोड़ पाती। कहने लगा, तुम मुझे मारोगी? तुम में इतना दम है कि तुम खन्ना को मार सकती हो? आज तक किसी का मेरे कॉलर पकड़ने तक का दम नहीं हुआ और तुम मेरा गला पकड़ने का दम रखती हो। बहुत खूब माय ड्रीम गर्ल। कोमल कहने लगती है, मैं दम रखती हूँ तुम्हें मारने का। इतना सुनकर के कबीर पूरी तरह से हैरान नज़रों से कोमल को देखता है। कोमल को अपने बॉडी में दर्द सा होने लगा था क्योंकि इस वक्त कबीर उसके ऊपर था और उसका सारा भार उसके ऊपर था कि कबीर उसकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए, तुम खुद को मुझसे छुड़ा तक नहीं पा रही हो और मुझे मारने का दम रखती हो। कोमल को उसकी बातों से गुस्सा आने लगा था कि वह किस तरह से उसे इतना कमज़ोर समझ सकता है, जिससे कि कोमल बिस्तर से थोड़ा उठी और उसके कंधे पर काट लेती है जो कि कंधे पर उसके चाकू से मारा था। कबीर दर्द से चीख उठता है और वह गुस्से से उसको देखने लगता है और उसकी पकड़ ढीली कर दिया था जिससे कि कोमल उसे धक्का देकर हट जाती है। लेकिन दूसरे ही पल कबीर ने कोमल के हाथ को पकड़कर बेड से लगा दिया था और कहने लगा, बेबी डॉल, तुम इतना खोखार हो सकती हो मुझे मालूम ही नहीं था। चलो तुम्हारी और मेरी जोड़ी पक्का जम जाएगी। इतना कह करके उसने बिना आगे कुछ कहे अपने सख्त होठों को उसके नरम होठों पर रखकर जबरदस्ती किस करने लगता है। इस पर उसका कल रात की किस से भी ज़्यादा खतरनाक था और वह कोमल को किस से ज़्यादा बाइट कर रहा था। और फिर कबीर उसके बाद उसे सख्त हाथों से कोमल के बॉडी पर चलाने लगा था। कोमल अपनी बॉडी पर कबीर के सख्त हाथ महसूस कर उसके रोम रोम खड़ी हो जाती हैं। उसे डर लगने लगा था कि कबीर फिर से रात वाला मंजर करेगा। अगर ऐसा किया तो वह यह सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। कबीर के नीचे अपने दबी हुई बॉडी नाजुक सी लड़की जो कि पहले हलचल कर रही थी, अब वो हलचल नहीं कर रही थी। एक पल के लिए तो कबीर रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है तो कोमल बेहोश पड़ी हुई थी। उसे इस तरह देख करके उसके चेहरे पर सिकन आ जाती है कि इसे अचानक क्या हो गया है। फिर कुछ ही पल में यह सोचकर मुस्कुरा देता है कि तुम मुझे इतना सा ही नहीं झेल पाई हो और आई थी मुझे मारने के लिए। फिर वह बिस्तर से उठा और बगल में पड़े अपने कपड़े पहने और फिर अलमारी से एक शर्ट निकाल कर कोमल को पहना देता है। उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर कबीर होटल के पीछे के साइड से निकलता है। अपनी कार के पास पहुंचता है जहां पर उसके बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाज़ा खोलते हैं। तभी कोमल को अपनी बाहों में लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। वह अपने ड्राइवर को देखकर कार हवेली की पहाड़ी वाले फार्म हाउस की तरफ घुमा दो, यह कहकर के आराम से कोमल को अपनी बाहों में लिए हुए ही बैठ जाता है। यह सुनकर के ड्राइवर कार हवेली के फार्म हाउस लेकर जाता है जहां एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्म हाउस था। वहां भी बहुत सारे गार्ड थे। कबीर कोमल को ले जाकर के अपने गोद में ही रूम में सुला देता है और उसे चादर से ढक देता है क्योंकि कोमल सिर्फ एक शर्ट में थी और वह भी कबीर का था। कबीर कोमल को देखकर एक बड़ा सा स्माइल करता है और उसके हाथों को पकड़ के कहता है, अब तो मेरे साथ ही रहोगी बेबी डॉल। अब देखता हूँ कि तुम कितनी खुखार हो सकती हो मेरे साथ। इतना कह करके फिर से वह डेविल स्माइल के साथ वह वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर के गार्ड्स को हिदायत देता है कि इस कमरे का दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए और ना ही इस कमरे से कोई बाहर निकलना चाहिए और जो भी इस कमरे में मेहमान हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम पर खाना देते रहना। इतना कह करके वह दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ से ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और वह कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध कमरे से बाहर निकलता है और होटल के पार्टी एरिया में आता है तो वह रात वाले वेटर्स के साथ टकरा जाता है। वह वेटर अनिरुद्ध को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। अनिरुद्ध फ़ौरन से उस वेटर को पहचान जाता है। जब वेटर देखा कि अनिरुद्ध उसे पहचान रहा है तो वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनिरुद्ध दूसरे ही पल उसका कॉलर अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, बताओ कल मेरे ड्रिंक में तुमने क्या मिलाया था और किसके कहने पर मिलाया था। इतना सुनकर के वह वेटर हकलाने लगा था। वह बताना नहीं चाहता था क्योंकि वह बताएगा तो वह भी फंस जाएगा। वह कहने लगा, मैंने नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है।
तभी अनिरुद्ध की पकड़ उस पर और ज़्यादा गहरी हो गई थी और उसे दर्द भी होने लगा था। यह देख करके वेटर कहने लगा, मैं बताता हूँ साहब। और वह कहने लगा, वह एक लंबी पतली सी गोरी सी लड़की जो कि उसके लंबे बाल और उसके साथ में एक और लड़की थी जो कि वह नशे में थी। उसके साथ वह लड़की दी थी सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की दवा मिलाने के लिए। वह आपको मैंने दिया था। इतना सुनकर के अनिरुद्ध को कुछ भी समझ में नहीं आया कि कौन सी लड़की की बात कर रहा था। फिर वह अपने फ़ोन को निकालता है और उसमें से जानवी की फ़ोटोज़ दिखाता है। वह बेटा जानवी की फ़ोटो को देखकर मना कर देता है, लेकिन उसके बगल में एक और लड़की खड़ी थी जो कि कोमल होती है। वह कोमल की तरफ इशारा करके कहता है, यही मैम थी। अनिरुद्ध यह सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। वह सोचने लगा था कि जब जानवी ने यह सब नहीं किया है तो फिर कोमल की क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वह मेरे ड्रिंक में नशा मिलाई। और वह वेटर का कॉलर छोड़ देता है। वेटर वहां से चला जाता है और अनिरुद्ध पूरी तरह से सोचने लगा था, आखिर कोमल ने ऐसा क्यों किया, मुझसे क्या चाहती है। फिर एक पल के लिए जानवी के चेहरा उसके सामने आने लगा था। उसने खामखा जानवी पर शक किया और उस पर गुस्सा किया। शायद जानवी भी सही बोल रही थी, उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं ही उसे गलत समझ रहा था। दूसरे ही पल वह सोचने लगा, जानवी क्या सही थी, और वह अपना सर झटक देता है। अनिरुद्ध भी अपने घर जाता है और फ़ौरन से रेडी होकर के ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनिरुद्ध मिस्टर ओबेरॉय से अनमनी ढंग से बात करता था, इस वजह से वह अपने फार्म हाउस में ही रहा करता था। इधर कबीर भी ऑफिस पहुंच जाता है। जानवी होटल के कमरे से निकल करके टैक्सी को बुलाती है और घर चली जाती है। उसकी दादी उसी का इंतज़ार कर रही होती है। जब वह घर जाती है तो बहुत ज़्यादा ही थकी हुई सी थी। उसकी दादी उसे देखते ही कहने लगती हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हो बेटा, चलो आराम कर लो। लेकिन तुम लोग रात भर थे कहाँ? जानवी कहने लगी, दादी माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रुक गई थी, काफ़ी रात हो गई थी इसीलिए। यह सुनकर के वसुंधरा जी कहने लगी, कोमल कहाँ है? कोमल भी तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना, वह अब तक नहीं आई। यह सुनकर के जानवी पूरी हैरान हो गई थी। कोमल क्यों नहीं आई है अभी तक, वह कहाँ रह गई है? लेकिन फिर सोचने लगती है कि शायद वह अपने फ्रेंड के यहाँ होगी, मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी। वसुंधरा जी कहने लगी, ठीक है, पहले तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद उसे कॉल करना। वह शायद अपने कॉलेज में गई हो, जाओ आराम कर लो, तुम रात तक पार्टी करी होगी तो थक गई होगी। जानवी कहती है, हाँ दादी, मैं जा कर के आराम करती हूँ। इतना कह करके वह अपने कमरे में चली जाती है और एक बार फिर से तकिए से लगकर फुट फुट कर रोने लगी थी। फिर वह होश में आती है और फ़ौरन से कोमल को फ़ोन करती है। कोमल फ़ोन की रिंग सुनकर के उसकी नींद खुल जाती है। वह उठ जाती है और कहती है, यह कौन सुबह सुबह फ़ोन करने लगा था? और वह देखती है कि उसकी दी फ़ोन कर रही है। वह फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, हाँ दी। जानवी कहती है, कोमल तुम कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? कोमल कहने लगी, दी मैं अपने दोस्त के यहाँ हूँ, मैं अभी आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। जानवी भी कहने लगी, तुम ठीक तो हो ना? कोमल कहती है, हाँ दी मैं अच्छी हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जानवी कहती है, जल्दी से आ जाना। कोमल ओके बोल करके फ़ोन रख देती है और वह उठकर देखती है कि सब कुछ उसे नया नया दिख रहा था। नई जगह, नया बेड, नया कमरा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गई है। वह फ़ौरन से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर वह गार्ड होते हैं जो कि उसे बाहर जाने नहीं देते हैं। वह जाती है तो गार्ड्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मैडम आप बाहर नहीं जा सकती हैं, सर का ऑर्डर है। यह सुनकर कोमल कहने लगी, कौन से सर? वह गार्ड्स कहने लगे, कबीर सर, हमें आपको बाहर जाने से मना किया है। इतना सुनकर के वह बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और गार्ड से कहती है, अपने कबीर सर का नंबर दो। वह नंबर लेकर कबीर के पास फ़ोन करती है, जो कि कबीर अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर होता है। वह नया नंबर देखकर हैरान था और उसे फ़ोन रिसीव किया। जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, कोमल उस पर चिल्ला पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की, तुम सोच भी कैसे सकती हो? अभी वह अपनी बात कंप्लीट करती उससे पहले ही कबीर बोला, तुम चिल्लाती बहुत हो यार, इतना मत चिल्लाया करो, सेहत के लिए सही नहीं है माय ड्रीम गर्ल। और सच पूछो तो तुम परफेक्ट मेरी मैच की हो, बिल्कुल मेरी तरह ही। मैं भी इसी तरह से चिल्लाता हूँ जब मेरी मर्जी के खिलाफ होता है। हमारी जोड़ी भगवान ने सच में ऊपर से बनाकर भेजी है। उफ, क्या जोड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आशी शर्माते हुए कहने लगी, आप जाइए यहाँ से, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, मुझे सोना है। इतना सुनकर अर्णव कहने लगा, ओहो मेरा बच्चा थक गया है। आशी को उठाकर बेड पर लेकर जाता है और कहने लगा, आप आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं, इतनी खूबसूरत कि मैं भी बयान नहीं कर सकता। और यह कह करके आशी के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और नज़र भर के देखने लगा। आशी उसकी आंखों में देखने लगी थी। अर्णव कहने लगा, आपको किसी की नज़र न लगे, और उसकी बलाएं उतारने लगा। यह देख कर के आशी मुस्कुरा उठी और कहने लगी, अर्णव जी आप भी ना, ऐसे कौन करता है। अर्णव, ऐसे मैं करता हूँ, मैं अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आप सो जाइए, हम सुबह मिलते हैं। और हाँ, मधु ने आपको यह बताई होगी, अब आपकी कॉलेज कंप्लीट होने वाली है, और अभी तो कॉलेज में कोई क्लास वगैरह भी नहीं होती है, क्योंकि कुछ दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर आप मेरे साथ ऑफिस चल सकती हैं और वहाँ सब कुछ समझ सकती हैं। आशी अपने हाथों को अर्णव के गले में फंसाते हुए कहने लगी, क्या आप मुझे ऑफिस में काम करवाएंगे, मेरे ऊपर ऑर्डर चलाएंगे। यह सुनकर के फ़ौरन से अर्णव कहने लगा, नहीं बाबा, मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आप पर ऑर्डर चलाऊं। आप मुझ पर ऑर्डर चला सकती हैं, आपको बस मेरे कैबिन में बैठ कर के बस मुझे देखते रहना है और मैं आपको देखूंगा। आशी, तो फिर काम कौन करेगा और कैसे काम होगा। अर्णव, बेबी काम हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। आशी, पर कल से तो आप छुट्टी ले रखे हैं ना ऑफिस से, तो फिर ऑफिस जाकर क्या करेंगे। अर्णव माथा पीटते हुए, ओहो मैं तो भूल ही गया था, पर कोई बात नहीं, पहले तो अजय की शादी होगी, उसके शादी होने के बाद हम शादी करेंगे, फिर भी बीच में ऑफिस तो जा ही सकते हैं ना, अभी हमारी शादी में टाइम है। इतना कहते ही वह आशी के गले लग जाता है। आशी कहने लगी, बस बस, मुझे ये भारी लहंगे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं जाकर के चेंज कर लेती हूँ। अर्णव, ओके आप जाइए चेंज करने, अगर आप कहेंगी तो मैं भी आपके साथ चलूं। अभी इतना कहाँ ही था कि आशी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसके गाल पर किस कर ली और कही, नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। इतना कहकर वह अपने लहंगे को उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। अर्णव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा पड़ा था और कहने लगा, आशी आप बहुत प्यारी हो। आशी ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने लहंगों को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे लहंगा का ब्लाउज ही नहीं खुल रहा था। अब वह चाह कर भी खोल नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह अर्णव को आवाज़ लगाती है, पर दरवाज़ा बंद ही था। अर्णव दरवाजे के पास गया और कहने लगा, क्या हुआ बेबी। आशी, वह मुझे कुछ हेल्प चाहिए, क्या मधु को बुला सकते हैं मेरे लिए। अर्णव, क्या बात है, आप बताइए तो सही। आशी, नहीं पहले आप मधु को बुलाइए। अर्णव, मधु सो रही होगी, वह भी थक गई है, सुबह से ही इधर उधर भाग रही थी, आप बताइए तो सही। आशी कहने लगी, वह मेरे लहंगे नहीं खुल रहे हैं, कहीं अटक गए हैं। अर्णव, क्या मैं देख सकता हूँ, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूँ। आशी, वह ज़्यादा घबरा रही थी, वह कहने लगी, पर आप कैसे। अर्णव, आशी बेबी आप बात समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें मैं ही हेल्प कर सकता हूँ, घर के बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा ही थके हुए हैं, वरना मैं बोल देता। आप कंफर्टेबल रहिए प्लीज़, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और आशी धीरे से दरवाज़ा खोल दी। अर्णव कहने लगा, क्या हुआ। आशी, बस लहंगे को जो पिनअप किया हुआ है वह अटक गया है और यह नहीं निकल रहा है। अर्णव, बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए आप शर्मा रही थी, आप भी ना। आशी को अपनी तरफ घुमाकर कहने लगा, आशी आप मेरी आंखों में देखिए, और आप इतना घबरा क्यों रही हैं। घबराइए मत बेबी, आप बिल्कुल मेरे साथ कंफर्टेबल रहिए, मैं आपके बिना इजाज़त के कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप इतना तो भरोसा मुझ पर कर ही सकती हैं ना। आशी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अर्णव, तो आप मुझसे क्यों इस तरह से घबरा रही हैं। और वह आशी के ब्लाउज से पिनअप किए हुए दुपट्टे को निकालता है। उसके हाथ अचानक से आशी के पीठ पर छू जाते हैं।
अर्नव के हाथों का छुअन महसूस कर आशी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई और अर्नव की भी हालत वही हो रही थी। उसके पीठ से हाथ टच हो रहा था। अर्नव को भी महसूस हो रहा था, उसे भी करंट सा लग रहा था। आज तक अर्नव भी किसी लड़की के टच में नहीं आया था। अर्नव के लाइफ में आशी पहली लड़की थी जो कि उसके दिल के इतने करीब आ चुकी थी। अर्नव फ़ौरन से आशी के ब्लाउज से पिनअप किए हुए दुपट्टे निकाल दिया और कहने लगा, लीजिए। आप इतने में ही घबरा रही थी, हो गया। आशी स्माइल करने लगी और कहने लगी, अब आप जाइए, मैं कर लूँगी। इतना सुनकर अर्नव आशी के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, वैसे आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद। अभी वह इतना कहाँ ही था कि आशी उसको प्यार से कमरे से बाहर की और दरवाज़ा बंद कर ली और वह खुद में भी शर्माने लगी और मुस्कुरा दी। अर्नव भी इधर मुस्कुरा रहा था। आशी कुछ ही मिनट में चेंज करके आ गई और आते ही अर्नव का हाथ पकड़ के बेड पर बैठा दी और कहने लगी, आपसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी है, इधर बैठिए। और वह ज़रा गुस्से में भी थी। अर्नव सोच में पड़ गया, आखिर चेंज करने के बाद इतना गुस्सा में क्यों। वह अभी कुछ नहीं बोलता है और कहने लगा, बताइए क्या पूछना है आपको। आशी, सिमरन जी कह रही थी कि वह अपनी फ्रेंड से आपको मिलवा रही हैं, तो आपने क्यों नहीं मिला। या फिर सिमरन या फिर बाकी और किसी को नहीं पता है, पर आप उस लड़की से मिले हुए हैं, है ना। अर्नव फ़ौरन से फ़ोन निकालता है और सिमरन, अजय अपनी और सिमरन की फ्रेंड का फ़ोटो निकालता है जो कि एक ही फ़ोटो में सारे लोग थे, क्योंकि सिमरन अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी जो अजय के बुलाने पर वह डिनर के लिए आ गई थी। वहाँ पर अर्नव भी था और यह फ़ोटो अजय ने ही ली थी। जब आशी उस फ़ोटो को देखती है तो कहने लगी, वाह, आपने यह सारी बातें पहले नहीं बताई और अब बता रहे हैं मेरे कहने के बाद। अर्नव आशी के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, बेबी, यह इम्पॉर्टेंट नहीं था, इम्पॉर्टेंट आप हो मेरे लिए, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ना हो उसकी मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग में यह सब कुछ ना के बराबर है। यह सब में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी एरा गैरा मेरी लाइफ में नहीं आ सकता है। आज आप मेरी लाइफ में हो और हमेशा आप ही रहेंगी मेरे मरते दम तक। और आप अच्छे से जानती हैं कि आप मेरे लिए कितने मायने रखती हैं। फिर यह सब क्या है। और ऐसी लड़कियां तो हज़ारों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तो क्या मैं सभी लड़कियों को आपके जैसा थोड़ी ना ट्रीट कर रहा हूँ। आप उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो मेरी जान हैं और बहुत ही अच्छी हैं, प्यारी हैं, अलग हैं उन लड़कियों में से। इतना कह करके आशी से गले लग जाता है। आशी भी समझ गई कि अर्नव बिल्कुल अलग है, उन लड़कों में से नहीं है जो कि लड़कियों के पीछे रहे या फिर कोई भी लड़की उस पर लाइन मारे और वह उनके लिए बहक जाए। ऐसा नहीं था। वह अर्नव से दूर हुई और कहने लगी, मुझे पता है आप बहुत अलग हैं, बिल्कुल मेरे टाइप के हैं, और काफ़ी रात हो गई है, 10 बज चुके हैं, आप सो जाइए ना, और मुझे भी सोना है। इतना सुनकर के अर्नव कहने लगा, जी हाँ, सो जाते हैं, आज यही सो जाऊँ क्या। वह आशी को चिढ़ाना चाहता था। आशी, नहीं, अपने कमरे में जाकर के सोइए। अर्नव, अच्छा मेरी जान, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद तो। अभी वह इतना बोला ही था कि आशी उसके मुंह पर उंगली रख दी और कहने लगी, अभी आप जाइए, शादी के बाद क्या होगा उस वक्त देखा जाएगा, अभी अभी आप अपने कमरे में ही जाइए। इतना कह करके अर्नव का हाथ पकड़ के अपने रूम से बाहर की तरफ लेकर गई और उसके कमरे के डोर को ओपन करके उसके कमरे का डोर बंद कर दी। अर्नव फ़ौरन से डोर खोलता है और कहने लगा, एक चीज़ तो आप भूल गई ना आशी। वह क्या। अर्नव, गुड नाइट किस्सी। आशी, ओहो आप भी ना। अभी आशी इतना ही कह रही थी कि अर्नव उसके कमर पर हाथ रख के उसे अपने करीब खींचता है और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा और फिर उससे दूर हुआ। आशी कहने लगी, आप चीटर हो, इस तरह से कौन करता है, यह गुड नाइट किसी नहीं है। अर्नव, यार आपकी और हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, तो ऐसे गुड नाइट किसी तो बनता है ना, और आप भी दीजिए। अब आशी फ़ौरन से उसके गाल पर किस कर दी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी तो उसे सोना था
और जब तक वह अर्णव के बात को नहीं मानती तब तक अर्णव उसे छोड़ने वाला नहीं था और वह भी फ़ौरन से अर्णव के हाथों को छुड़ा करके अपने कमरे में जाने लगी। अर्णव उसे अपने कमरे में जाते हुए देखता रह गया और वह भी स्माइल करने लगा। वो जानता था कि आशी थक चुकी है तो इसीलिए और परेशान नहीं करना चाहता था और वह भी अपने कमरे में जाकर के बेड पर सो गया। अगले दिन शाम को अजय और सिमरन की मेहंदी होती है। अजय और सिमरन 2 साल से रिलेशनशिप में थे तो उनके मम्मी पापा ने शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसीलिए अजय की शादी अर्णव और आशी से पहले हो रही थी। सिमरन के भी पूरे परिवार आ गए थे। अजय की फैमिली सुबह में ही आ गई थी पर सिमरन और उसके मम्मी पापा शाम को आए। शादी अर्णव के ही घर पर होनी थी क्योंकि अर्णव और अजय बिल्कुल भी अलग नहीं थे। वह दोनों भाई थे, दोनों एक दूसरे के लिए भी जान देने के रेडी रहते थे। इसीलिए किशोर जी और कैलाश जी डिसाइड किए हुए थे यही खुराना मैंसन में ही शादी होगी। पूरी मेहंदी की तैयारियां हो रही थी, सब तैयारी हो चुकी थी, सब डिनर टेबल पर रखे बैठे खाना खा रहे थे। तभी अर्णव भी कमरे से बाहर निकला और उसके साथ अजय भी था जो कि आज मेहंदी थी तो उनके अकॉर्डिंग उन लोगों ने कपड़े भी पहन रखे थे। सरोजनी जी आई। अर्णव आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अजय आप भी। और उन दोनों को सरोजनी जी ने काला टीका लगाती हैं और कहने लगी अब लड़कियां कहाँ रह गई हैं। अर्णव यह सुना तो कहने लगा दादी माँ मैं उन्हें लेकर आऊँ। तभी सरोजनी जी अर्णव का कान खींचते हुए कहने लगी जी नहीं बरखुरदार, मैं खुद जाकर देखती हूँ, आप बाहर चलिए। अर्णव समझ गया कि दादी माँ समझ रही हैं कि मैं अगर जाऊँगा तो आशी को तंग करूँगा, इसीलिए सरोजनी जी उसे वहाँ जाने से मना कर रही थी। और यह देख कर के अजय हंस पड़ा और कहने लगा तुम्हारी दाल आज दादी माँ ने गलने नहीं दी तो क्या कहना है इस पर। यह सुनकर के अर्णव स्माइल करने लगा और कहने लगा चल यार वह लोग आ जाएंगे, और वह थोड़ा उदास भी हो गया था। अजय यह देख कर के कहने लगा तुम आशी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, वह तुम्हारी है, कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारे ही घर पर है, तुम्हारे पास इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। अर्णव यार मैं सुबह से ही उसे नहीं देखा हूँ, बात भी नहीं किया, किचन में गया तो वह काम कर रही थी और वह काफ़ी बिजी थी, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कह पाया, मुझे उससे बात करनी है। अजय तू चल बाहर बैठ मेरे साथ, तुम बात कर लेना रात को, मुझे भी सिमरन से बात करनी है। यह सुनकर के अर्णव कहने लगा अच्छा यार तू भी अब बात करने का। उसे क्यों, तुम्हारी तो उसे फ़ोन पर बात होती रहती है ना, वैसे भी तुम लोगों को तो आदत बनी हुई है, फिर क्या बात करनी है। अजय जो तुम्हें बात करनी है वही मुझे बात करनी है, मैं तो बस अपनी प्यारी सी आशी को देखता हूँ जी भर के और फिर उसे तंग करता हूँ क्योंकि वह मेरा हक है। अजय उसके हाथ पकड़ते हुए कहने लगा अर्णव मैंने पहली बार तुम्हें इतना इमोशनल और सीरियस होते हुए देखा है और वह आशी के लिए सच में तुम बहुत ही अलग हो और आशी भी तुम्हारे लिए स्पेशल है, आखिर वह मेरी बहन जो है। अब चल यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैंने तुम्हें इतनी प्यारी सी अपनी बहन तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसे हमेशा खुश रखना। यह सुनकर कि अर्णव स्माइल करते हुए अजय को अपने गले लगा लिया और कहने लगा यह भी कोई कहने की बात है, वह मेरी जान है। अजय भी उसे अपने सीने से लगा लिया, दोनों अभी गले मिल ही रहे थे। आशी सिमरन और मधु के साथ आ रही थी, सरोजनी जी उन्हीं के साथ में थी। अर्णव जब आशी को देखा तो देखता ही रह गया, उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया क्योंकि आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह ग्रीन लहंगे में जो कि अजय ने उसे गिफ्ट किया था, वह काफ़ी प्यारा लहंगा था जो कि आज मेहंदी थी तो ग्रीन लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और सिमरन और मधु भी ग्रीन कलर के लहंगे में थी, वह भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मधु और आशी सिमरन को सोफे पर बैठा दी और शकुंतला जी सिमरन के पास आई और कहने लगी आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। सिमरन स्माइल करते हुए कहने लगी थैंक यू आंटी जी। तभी आशी कहने लगी भाभी आप अभी भी आंटी को आंटी जी क्यों कह रही हैं, वह तो आपकी होने वाली सासू माँ है, तो आप भी उन्हें माँ जी कहिए ना। यह सुनकर के सिमरन कहने लगी मैं तो इन्हें माँ जी कहूँगी पर आप आंटी क्यों कह रही हैं, क्योंकि यह आंटी थोड़ी हैं आपकी मौसी हैं। यह सुनते ही शकुंतला जी आशी को नज़र भर के देखने लगी। आशी भी पूरे हैरान नज़रों से शकुंतला जी की तरफ देखने लगी और यह सब होते हुए सरोजनी जी देख रही थी।
सिमरन के मुंह से गलती से निकल गया। वह फ़ौरन से शकुंतला जी के हाथ को पकड़ के कहने लगी, सॉरी सॉरी मम्मी जी। शकुंतला जी, कोई बात नहीं बेटा, आपने वही कहा जो सच है। सच तो हमेशा ज़बान पर आ ही जाता है। और सिमरन को हाथों से पकड़ के बैठा दी। जो भी बातें हो रही थी दूर खड़े अर्नव और अजय सुन तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है। आशी कहने लगी, क्या यह सच है? आप इतने पर वह वही सोफे पर बैठ गई। यह देख कर के अर्नव फ़ौरन से दौड़ते हुए आशी के पास आया और उसे थाम लिया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा? आप इस तरह से घबरा क्यों रही हैं? क्या हुआ बताइए मुझे। वह फ़ौरन से शकुंतला जी के हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगी, क्या सच में आप मेरी मौसी हैं? और इस वक्त रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे मौसी मिल गई। कोई तो है आशी के। इतना कहते ही अर्नव समझ गया कि आशी शकुंतला जी के बारे में जान गई है। शकुंतला जी आशी के हाथों को पकड़ के कहने लगी, हाँ बेटा, मैं आपकी मौसी हूँ। सोनिया मेरी अपनी छोटी बहन थी। यह सुनकर के आशी फूट फूट कर रोने लगी और वह खुशियों के आंसू थे। शकुंतला जी को अपने सीने से लगा ली। शकुंतला जी भी आशी को अपने बाहों में भर ली। यह देख कर के सरोजनी जी कहने लगी, यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल। चलो आज ही पता चल गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। शकुंतला जी आशी को अपने से दूर की और कहने लगी, आप बिल्कुल भी रोना मत, मैं हूँ ना। कैलाश जी आशी के पास आए और कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, यह सारी बातें हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। जब हम डिनर पर आए हुए थे तो आप भी हमारी बच्ची हैं। इतना सुनते ही आशी कैलाश जी के भी गले लग जाती हैं। कैलाश जी भी उसे बेटी की तरह प्यार देते हैं। आशी कहने लगी, मैं आप लोगों को माँ और पापा बोल सकती हूँ। इतना सुनते ही अजय कहने लगा, ऑफ कोर्स माय सिस्टर, क्यों नहीं, इसमें भी पूछने की बात है। आप मेरी प्यारी बहन हो, आप मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बोलोगी ना, और फिर क्या बोलोगी। इतना सुनकर आशी अजय के भी गले लग जाती है। वहाँ पर सभी की आंखें नम हो गई थी। यहाँ तक कि अर्नव भी आंखों में आंसू लिए आशी के लिए खुश हो रहा था कि आशी आज कितनी खुश है, उसे उसकी फैमिली मिल गई है। सरोजनी जी इसीलिए रोक रही थी कि वह शादी के बाद बताती, उसे और भी दोगुनी खुशी मिलती, पर यह खुशी उसे आज ही मिलनी थी। और सरोजनी जी को यह भी डर था कि वह कभी अपने नाना नानी के यहाँ नहीं गई थी। आखिर वजह क्या थी? वह वजह अगर आशी को पता चली तो वह भी शायद अपने मम्मी पापा के लिए बुरा फील न करे, इसीलिए इस बात को बताने से रोकी हुई थी। खैर वह बात आज ही पता चल गई। सरोजनी जी आशी के पास गई और उसके सर पर हाथ रख के कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अब आपकी फैमिली मिल गई है, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती। आशी, दादी माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप मेरी फैमिली नहीं हैं, आप तो मेरी जान हैं। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं यहाँ नहीं होती। और यह कह करके रोते हुए सरोजनी जी के गले लग जाती है। सरोजनी जी भी उसे गले से लगा ली और कहने लगी, ऐसे नहीं सोचते हैं बच्चा, आप बहुत प्यारी हो, अच्छी बच्ची हो। मैंने वही किया इंसानियत के नाते जो मुझे करना चाहिए। और रही बात परिवार की, तो मैं तो कल भी आपकी दादी माँ थी और आज भी हूँ और हमेशा दादी माँ ही रहूँगी। पर आप तो आशी आज हैं, पर कल तो मेरी बहू बन जाएंगी, ऐसा क्यों? यह सुनकर के सभी लोग हंसने लगे। आशी, दादी माँ, आप भी ना। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा भी आए और कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आशी जी को उनके पूरे परिवार मिल गए, और इतना प्यारा परिवार मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बेटी तो इस घर में बहुत ही सुकून से रहेगी। मैं तो खामखा के घबरा रही थी कि वह खुद से शादी कर रही है, मुझे डर था, पर आज यह डर पूरा ख़त्म हो गया यह देख कर के कि इतना प्यारा परिवार है। अब मुझे कोई भी अपनी बेटी की टेंशन नहीं है। सिमरन खड़ी हो गई और कहने लगी, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कोई बात नहीं है। अजय और अजय के पूरे